अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं बच्चों? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और यूज़फुल एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, रेजोनेंस, जो कि ऑसिलेशन की ही एक एग्जांपल है और एक उसकी ही एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड दी रेजोनेंस। रेजोनेंस बहुत ही बच्चों इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें हम बहुत ही अच्छी सी एग्जांपल समझने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा कि रेजोनेंस होती क्या। सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन देख लेते हैं। तो इसकी डिफ़ाइन ये होगी, अब यहाँ से देखिएगा, द प्रोसेस इन विच नेचुरल फ्रीक्वेंसी, द प्रोसेस वो प्रोसेस जिसके अंदर बच्चों ये देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ जो हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो वो प्रोसेस जो है वो रेजोनेंस कहलाएगा। अभी थोड़ी सी बात कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मज़ीद आसान करने की कोशिश करता हूँ। प्रोसेस इन विच नेचुरल फ्रीक्वेंसी, किस चीज़ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी? जो चीज़ पहले से ऑसिलेट कर रही है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि जो चीज़ ऑसिलेट कर रही है, हम अगर उसके ऊपर फोर्स बार बार नहीं लगा रहे तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर कोई चीज़ ऑसिलेट कर रही है और हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स दे लगाते हैं तो हमारी अगर अप्लाई करने की फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो रेजोनेंस हो जाती है। परेशान नहीं होना, मज़ीद आसान करता हूँ। कहते हैं दिस स्टेटमेंट इज़ नोन एज रेजोनेंस, और इस अमल को, इस स्टेटमेंट को हम रेजोनेंस कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रोसेस इन विच नेचुरल फ्रीक्वेंसी बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, उसको हम उस प्रोसेस को हम रेजोनेंस कहते हैं। रिमेंबर, अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए कंडीशन कौन सी हो, यानी कि रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन कौन सी? पीरियोडिक फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम, कि यानी कि जिस सिस्टम के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं वो मस्ट बी पीरियोडिक होनी चाहिए। अब पीरियोडिक का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो वो एक वाइब्रेशन किया फिर आपके पास आया, जो ही आपके पास आया फिर आपने फोर्स लगाई, फिर उधर चला गया, फिर आप जो ही आपके पास आया फिर आपने फोर्स लगाई, यानी कि उसकी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने की फ्रीक्वेंसी और आपके फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस बोलेंगे। ठीक है। और रेजोनेंस के नतीजे में क्या होगा कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जो ही वो आपके पास आएगी आप फिर फोर्स लगाएंगे, जो ही आपके पास आएगी फिर फोर्स लगाएंगे, जिसके नतीजे में जो उसका रिज़ल्ट रेजोनेंस है वो उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। यहाँ पे देखिए बड़ी मज़ेदार ये ग्राफ है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी है और इस तरफ एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे देखो अब आपकी फ्रीक्वेंसी लग रही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि जो चीज़ पहले से ऑसिलेट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं मज़ीद आसान बताता हूँ। मैक्सिमम एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब्ड एट रेजोनेंस, कि रेजोनेंस के ऊपर जो एनर्जी है वो मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होगी, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की जो एनर्जी है वो रेजोनेंस के ऊपर मैक्सिमम एक्सेप्टेबल होगी। तो इस प्रोसेस को हम रेजोनेंस कहते हैं। अब हम मज़ीद आगे इसकी एग्जांपल के साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये एक मैंने डायग्राम जो है वो बनाई है। ये देखें यहाँ पे ये एक बार बनाया है, यानी कि एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट के साथ ये एक मैंने रॉड अटैच कर दिया। ये नहीं कि ये रॉड यहाँ से इस तरह से और इस तरह से, ये रॉड यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, ये रॉड इस तरह से फिक्स है और ये मैंने एक ऐसे रॉड लगाया। ये मैंने डिफरेंट पेंडुलम हैंग किए हुए हैं जो कि डिफरेंट लेंथ के हैं, ABCDEF। ये मैंने बुक में थोड़े बने हुए हैं, वो मैंने डिफरेंट लेंथ के इसमें हैंग किए हुए हैं। अब अगर बच्चे मैं ये एक सोर्स है, यहाँ पे मैं एक फ़ोर्स लगाता हूँ, ये मैंने एक्सटर्नल फोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं फ़ोर्स लगाता हूँ तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, यानी कि ये पूरा बार ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से यानी कि ये पूरा बार जो है वो ऑसिलेट करेगा। और अगर मैं इसमें आपको यूँ समझ लूँ कि ये देखो कि ये एक बार है, इसके साथ मैंने डिफरेंट पेंडुलम हैंग किए, मैं इसको करूँगा तो सारे पेंडुलम क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे। तो इसी तरह अब यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है, ये ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी कि ये पेंडुलम भी ऑसिलेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, सारे पेंडुलम ऑसिलेट कर रहे हैं।
अब यहाँ पे जो बात देखने वाली वो क्या है, वो ये है कि अगर मैं इसकी लेंथ कहता हूँ इसकी लेंथ इसके बराबर है, तो इसकी एक्सटर्नल फोर्स ये वाला पेंडुलम सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करेगा और इसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, अगर पेंडुलम की लेंथ मैच कर जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगी। अगर इस रॉड की लेंथ इसके बराबर है, यानी कि यहाँ पे देखें, ये मैं कहता हूँ फ़र्ज़ किया ये रॉड की लेंथ इसके बराबर है, तो इस रॉड की जो हम फोर्स लगा रहे हैं फ्रीक्वेंसी इससे मैच करेगी, तो देखेंगे कि ये वाला पेंडुलम सबसे ज़्यादा लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा। और अगर हम कहते हैं कि मैं इस रॉड की लेंथ इसके बराबर कर दूं, तो फिर ये वाला रॉड जो है इसकी एनर्जी ये वाला रॉड एक्सेप्ट करेगा, ये वाला पेंडुलम एक्सेप्ट करेगा, बाकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इस तरह से अगर मैं इसकी लेंथ इसके बराबर कर दूं, तो ये वाला डी पेंडुलम सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, बाकी जो है वो नॉर्मल ऑसिलेशन करेंगे। इसी तरह अगर ये वाला पेंडुलम जो है मैं इस तरह से बना दूं, इसकी लेंथ इसके बराबर कर दूं, तो ये वाला पेंडुलम सबसे ज़्यादा ऑसिलेट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं और फ्रीक्वेंसी लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है और इसकी 5 है और इसकी 6 है, तो आप देखें अगर मैं 1 फ्रीक्वेंसी दूंगा तो ये ए वाला पेंडुलम सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, और अगर मैं बी के 2 फ्रीक्वेंसी दूंगा यहाँ से इस रॉड को, तो बी वाला पेंडुलम सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ये वाला पेंडुलम अब एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि ये करेगा। इसी तरह अगर मैं एनर्जी और इस 3 देता हूँ, तो ये वाला पेंडुलम एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, बाकी पेंडुलम एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, कि जिसके ज़रिए हमारी अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ किसी की भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो वो पेंडुलम जो है वो लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द रेजोनेंस। और ये देखो पीछे हमने पढ़ा कि पीरियोडिक, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो पीरियोडिक होनी चाहिए। रेजोनेंस के नतीजे में जो ऑसिलेटर है जो पहले से ऑसिलेट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो मैक्सिमम होता है। तो ये 3 कंडीशंस हैं रेजोनेंस के लिए, ये हमने अभी पढ़ा, डिस्कस किया। अब बच्चे देखो इसकी जो है ये एग्ज़ाम्पल कौन कौन सी, इसकी हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है और माइक्रोवेव ओवन्स हैं। ये सारे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस हैं। अब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के अब बच्चों रेडियो के अंदर क्या होता है, रेडियो के अंदर हमारे पास एक नॉब है, हम उससे फ्रीक्वेंसी घुमाते रहते हैं, लेकिन हमारा पर्टिकुलर चैनल जो है वो जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम एडजस्ट करेंगे, स्पेस के अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज घूम रही हैं, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी को आप अपने रेडियो सेट के ऊपर एडजस्ट करोगे वही फ्रीक्वेंसी आपको जो है वो चैनल आपको चलेगा, वो चैनल आपके प्ले होगा। यानी कि यूँ समझ लें कि सारे सॉन्ग जो हैं वो आपके आसपास हैं। अब किसी चैनल के ऊपर कोई प्रोग्राम चल रहा है, किसी चैनल के ऊपर कुछ चल रहा है, किसी के ऊपर कुछ चल रहा है, जो फ्रीक्वेंसी आप पसंद करोगे वही चैनल प्ले होगा, अगर आप पसंद नहीं करोगे तो वो प्ले नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे जितने भी ट्यूनिंग सर्किट्स हैं हम अपनी मर्ज़ी से, जैसे अगर आपको यानी कि ये बात अच्छी लगी है तो आप सुनेंगे, नहीं अच्छी लगी तो उसको जो है वो आगे कर देंगे। तो इसी तरह जो टीवी है उसके अंदर भी यही सिस्टम होता है कि आप जो चैनल हम डिकोडर से एडजस्ट करते हैं, अब स्पेस के अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज़ मौजूद है, लेकिन आप जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग सर्किट्स को दोगे वही उसको पिक करेगा, बाकी जो है वो उसको पिक नहीं करेगा। मोबाइल है। अब माइक्रोवेव ओवन में खाना कैसे गर्म होता है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर एक जो है वो माइक्रोवेव जनरेट होती हैं। जब आप उसके अंदर खाना रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोवेव के अंदर से मैंने यानी कि ये कप रखा और उसके अंदर मैंने कहा कि ये कप है, इसके अंदर मैंने जो है वो चावल या कुछ चीज़ें चाय रख दी,
तो अब इसमें जो राइस हैं अगर मैंने रखे हैं तो उसके अंदर जो राइस है उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस तरह से ऑसिलेट करेंगे। और जब माइक्रोवेव ओवन की फ्रीक्वेंसी इन राइस के जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उससे मैच कर जाएगी तो रेजोनेंस हो जाएगी, उसकी सारी एनर्जी इसमें आ जाएगी, जबकि ये कप गर्म नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कप के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं की, जिसकी वजह से ये कप गर्म नहीं होगा और इसके अंदर रखे हुए चावल या कोई भी चीज़ हम रखेंगे वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि उससे रेजोनेंस जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो ये है बच्चे माइक्रोवेव ओवन के अंदर प्लेट हम जो रखते हैं वो गर्म नहीं होती, सिर्फ उसके अंदर रखे हुए खाना गर्म होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई। तो इसी तरह से अब आपके पास ये एक फ्रीक्वेंसी है, याद रखना माइक्रोवेव के अंदर जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है वो 2450 मेगाहर्ट्ज़। यहाँ पे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, ये MCQ पेपर में कई दफ़ा रिपीट हुआ और बच्चे इसको क्या कहते हैं 24, इसमें बाज़ का तो उन्होंने चक्कर देने के लिए 24 सिंपल 2450 हर्ट्ज़ लिखा होता है, 2450 किलो हर्ट्ज़ लिखा होता है, 24 पिको हर्ट्ज़ लिखा होता है। तो बच्चे जो ही 2450 को देखते हैं क्लिक कर देते हैं, नहीं, इसके साथ ये मेगा हर्ट्ज़ लिखा होना ज़रूरी है और इसकी जो वेवलेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। और बच्चे बाज़-औक़ात कहते हैं इसमें 12 मीटर लिखा होता है, उसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। 1.2 मीटर लिखा होता है, उसको क्लिक नहीं, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद बच्चों एटम के अंदर जो है वो रेजोनेंस होती है, जिसके अंदर लेज़र प्रोड्यूस होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। ये हम सेकेंड ईयर में इसकी ज़्यादा डिटेल है। मैकेनिकल रेजोनेंस है, उसके बाद स्प्रिंग है, पेंडुलम है। ये MRI जो ब्रेन का CT स्कैन होता है उसको हम कहते हैं MRI। ये देखें ज़रा, यहाँ पे रेजोनेंस की एग्जांपल है। ये एक बाप जो है वो अपने बच्चे को इस तरह से ये झूले के अंदर झूले दे रहा है, ज़रा गौर से देखना, और ये इस तरफ जाएगा और ये वापस आएगा। जो ही इसके सामने आएगा फिर इसके फोर्स लगाएगा। ये एक सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स है और ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जब ये वापस घूम के आएगा यहाँ पे फिर फोर्स लगाएगा, फिर वो इधर चला जाएगा, फिर जो वापस आएगा फिर, यानी कि इसको फोर्स ये मुसलसल पीरियोडिक फोर्स लगा रहा है। पीरियोडिक फोर्स का मतलब जो ही उसके सामने आता है फिर फोर्स लगाता है, जो ही उसके सामने आता है फिर फोर्स लगाता है। तो अगर इसकी फोर्स जो है वो पीरियोडिक फोर्स है तो जिसके नतीजे में रेजोनेंस होगी, इसका एम्पलीट्यूड मज़ीद बढ़ता जाए। ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एक एग्जांपल है। ये एंटीना है। अब एंटीना के इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं और स्पेस के अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज इस तरह से सारी फ्रीक्वेंसी स्पेस के अंदर मौजूद है, लेकिन आपका जो आपका एंटीना है उसी सिग्नल को पिक करेगा जो फ्रीक्वेंसी आप उसे अलाउ करेंगे। यानी कि आप यूँ समझ लें कि दुनिया में सारी चीज़ें अच्छी बुरी सारी चीज़ें हैं, जो माइंड सिग्नल आपका जनरेट करेगा आप उसी को पिक करोगे। अब अच्छी भी जहाँ पे मुख्तलिफ चैनल हैं, अब वहाँ पे सॉन्ग चल रहे हैं, कवाली चल रही है, किसी के ऊपर तलावत चल रही है, लेकिन आपका ब्रेन जिस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा आप उसी चैनल को ट्यून करेंगे, बाकी किसी चैनल को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यही रेजोनेंस है, यानी कि सराउंडिंग के अंदर हर तरह के हालात हैं और वो तब तक आपके ऊपर कोई भी अच्छी या बुरी चीज़ अटैक नहीं कर सकती जबकि आपके माइंड का सिग्नल जिस फ्रीक्वेंसी का जनरेट होगा तो वही फ्रीक्वेंसी आपका माइंड सिग्नल जो है वो एक्सेप्ट करेगा। अगर आपका माइंड जो है वो किसी जो है वो नेगेटिव सिग्नल को एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव सिग्नल आपके ऊपर आ जाएगा और वो रेजोनेंस हो जाएगी। और अगर आप किसी अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो तो वो अच्छी चीज़ें आपके माइंड में आराम से जो है वो आ जाएंगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि तब तक कोई भी वायरस आप पे अटैक नहीं कर सकता जब तक आप उसे खुद अलाउ नहीं करते कि आज मुझ पे अटैक कर। लो बच्चों, ये तो था आपके पास रेजोनेंस का सारा कुछ। अब रेजोनेंस के फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन रेजोनेंस के कुछ नुकसानात भी हैं। वो नुकसानात क्या हैं? कॉलम ऑफ सोल्जर ब्रिज, यानी कि कुछ ऐसे ब्रिज होते हैं और ये मैकेनिकल रेजोनेंस की एग्जांपल है। और अक्सर ब्रिज के ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पे जो फ़ौजी हैं, जो सोल्जर हैं, वो परेड करते हुए मत गुजरें। क्यों परेड करते हुए गुजरने के होगा क्या? क्योंकि वो जो फ़ौजी हैं उनका जो है वो इनकी इतनी प्रैक्टिस होती है
कि वो सारे, अगर 50 आदमी हैं, वो सारे इकट्ठे पाँव उठाएंगे और इकट्ठे ज़मीन पे दे मारेंगे, ठीक है, फिर उठाएंगे फिर दे मारेंगे। और कहता है कि उन वहाँ पे 50 लोगों की फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उनके पाँव उठा के दे मारने की फ्रीक्वेंसी जो ब्रिज की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो रेजोनेंस हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रिज का ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और उसके टूटने का खतरा है। और आप कहते होंगे कि सर यार ये तो आपके पास यहाँ पे तो हाकड़ा का पुल है या कि कहीं पे बड़े बड़े पुल हैं, उस पर तो वो हैवी चीज़ें गुजर जाती हैं, वो टूटते नहीं हैं, तो फौजी के पाँव से कैसे? अब भाई वो जो चीज़ें पास ऑन करती हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से पास करके, कभी कोई पास कर रहा है कभी कोई पास कर रहा है, वो इकट्ठी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं कर रही। लेकिन ये फ़ौजियों का मसला ये होता है कि ये इनके प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होती है कि इनके पाँव इकट्ठे ऊपर आते हैं और इकट्ठे वो दे मारते हैं, जिसकी वजह से उनके चांसेस होते हैं कि उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच करे और ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए लिखा होता है कि फ़ौजी जो है वो किसी भी ब्रिज के ऊपर वो मार्च करते हुए ना जाए। उसके बाद ये एक इन्फॉर्मेशन है, द कोलैप्स ऑफ द टाइकोमा। टाइकोमा एक अमेरिकन का एक ब्रिज था जो इसी तरह से कोलैप्स कर गया था और वहाँ पे हवाएं बहुत ज़्यादा चली थी, तो हवा के चलने की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है और उस हवा के चलने की भी एक फ्रीक्वेंसी है। वो अमेरिका में हवाएं बहुत ज़्यादा चली थी, तो वो हवा की कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी ब्रिज की किसी फ्रीक्वेंसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच की और ब्रिज जो है वो लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट किया और कोलैप्स कर गया। तो ये भी एक एग्जांपल है, एक के तौर पर रेजोनेंस के तौर पर कोट किया जाता है। उसके बाद ये जो हेलीकॉप्टर का रूटर होता है, और याद रखिएगा कि हेलीकॉप्टर का जो ऊपर रूटर बनाया होता है जो इस तरह से घूमता है, उसके जो पंखड़ियाँ होती हैं, जो पर होते हैं, वो हमेशा थोड़े थोड़े डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट डिज़ाइन के बनाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों? इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनकी जो एक तो सबकी जो घूमने की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मैच ना करे, और अगर उनकी फ्रीक्वेंसी किसी की हवा से मैच करे तो किसी एक की करे, सबकी ना कर दे। क्यों? अगर सबकी करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड लार्ज होगा, तो वो लार्ज एम्पलीट्यूड से घूमेगा और टूट जाएगा। उसका हेलीकॉप्टर की पंखड़ियाँ टूट गई तो उसके नतीजे में होगा क्या कि वो जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, वो गिर जाएगा। तो ये एक ख़तरा होता है कि हेलीकॉप्टर्स की जो पंखड़ियाँ हैं वो डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन और डिफरेंट जो है वो लेंथ की बनाई जाती हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिकल फिनोमिना है जो कि रेजोनेंस की वजह से नुकसानदेह साबित होता है। तो इट्स ऑल अबाउट रेजोनेंस। फिर भी मुझे कोई बात समझ ना लगी हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।